फ्रेंड्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस पर लगातार हम लोग बने हुए हैं मेंस के प्रॉब्लम्स पे। तो उसी पैटर्न में आज हमारा अगला सवाल क्या होगा ये देखते हैं। 166 क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर चुके थे, इसका आंसर मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया था। अब आप इसको सॉल्व करके बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। शायद बीटा निकालना था, एक बार देख लेते हैं। यस, बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना था। ये है मेरा नोट, मतलब क्वेश्चन का लिस्ट। 166 करने के बाद हमारा अगला डिस्कशन होगा 175 पे। 175 भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है 166 से, इसलिए एक बार इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 नए पेज से स्टार्ट करेंगे। 175 क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए। एक्स वाई जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x plus y plus z is 12 and x cube y4 z5 is 0.1 into 600 to the power 3। मैं लिख देता हूं पहले कंडीशंस को। पहली कंडीशन दी है कि x y z का जो सम है वो 12 है, और दूसरी कंडीशन है x क्यूब y4 z5 का प्रोडक्ट 0.1 into 600 की पावर 3 है। एक बार फिर देख लीजिए, x y z पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इस प्रकार की तीनों का सम 12 के बराबर है, और x क्यूब y4 z5 जो है 0.1 टाइम्स 600 क्यूब, देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू, आपको x क्यूब y क्यूब z क्यूब सम की वैल्यू निकाल। कैसे करेंगे, क्या पैटर्न होगा वो समझे। जस्ट इससे पहले जो 166 आप लोगों को मैंने समझाया था उसमें एक थीम बताई थी, और वो चीज यहाँ पर भी देखने को मिलती है। एक बार मैं 166 दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ABCD का सम 11 दिया था, और आप गौर करें इन सबकी पावर का सम भी 11, और इस बात को यूज करके मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर कभी भी ये पावर का सम और ये समेशन का आउटकम बराबर निकले तो इससे समझ में आता है कि हमको AM-GM रिलेशन अप्लाई कर। तो यहाँ पर भी ये चीज हमको 175 में देखने को मिल रही है। तो मैंने क्या किया था, ये जो गिवन इक्वेशन थी इसको AM का फॉर्मेट देने की कोशिश की। भाई आपकी पावर टोटल 11 थी, A के ऊपर 5 पावर थी, तो मैंने A को A/5 लिख के बाहर से 5 ले लिया मल्टीपल के रूप, ताकि मैं ये बोल सकूं कि A/5 5 बार में इस्तेमाल कर, है ना। B की पावर 3 थी, मैंने B/3 लिख के 3 टाइम्स लिया। C की पावर 2 के लिए मैंने 2 टाइम्स लिया, और D एक बार था तो मैंने 1D लिखा। अब यही पैटर्न अगर मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो क्या होगा, देखिए। एक्स वाई जेड का सम 12 है, एक्स क्यूब y4 z5 0.1 इंटू 600 क्यूब, यही दो वैल्यू दी है, एक बार देख लें आप लोग भी। यस, यही तो दी है, और हमें निकालना जो टर्म है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू कैलकुलेट, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको अलग से एक बॉक्स में रख देते हैं। देख लीजिए आप लोग भी, ये क्वेश्चन हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये है एक्स वाई जेड भी पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक्स वाई जेड का सम 12 है, एक्स क्यूब y4 z5 ये है, आपको एक्स क्यूब y क्यूब z क्यूब निकालना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए वही पैटर्न लगाते हैं जो 166 में लगाया था। कैसे इनिशिएट होगा समझिए। एक्स में 3 पावर दिख रही है मुझे, y में 4 और z में 5, तो जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 है उसका अरेंजमेंट मैं कैसे करूंगा ना, पहले आप इस पर नजर रखिए। मैं क्या लिखूंगा इसको गौर करें। इसको मैं लिख रहा हूँ x/3 3 टाइम, y/4 4 टाइम्स। अच्छा, 4 टाइम्स बाय 4 लिखने का प्रपंच क्यों करना पड़ रहा है समझिए, क्योंकि हमें जो दिया है इक्वेशन वो x प्लस वाई प्लस जेड 12, तो हम इक्वेशन के केवल लुक में चेंज कर सकते हैं, उसके आउटकम में तो चेंज नहीं कर सकते भाई। अगर आपके पास एक ही x है तो आपके पास एक ही x रहना चाहिए। अब आपने कहा साहब लेकिन मुझे तो बाहर से 3 चाहिए इसके, तो अगर आपको बाहर से 3 चाहिए तो बाय 3 लिख के उसको कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा, वही मैं कर। ऐसे ही y में किया, अब z में देखिए 5 टाइम्स z/5 इक्वल टू 12, ये गिवन कंडीशन। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से मॉडिफाई करके लाया, इसे भी मैं 1 कह देता हूं। अब सुनिए, हम जानते हैं कि अगर हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं कुछ नंबर्स का, ये कितने नंबर का अर्थमेटिक मीन निकल रहा है, आप थोड़ा इस पे आइए। ये जो हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, कई बार बच्चे कहते हैं सर 3 नंबर का निकल रहा है, 3 का नहीं निकल रहा है बच्चे, ये 12 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकल, क्योंकि मैंने इसे 5 टाइम्स गिना है, इसे 4 टाइम्स, इसे 3 टाइम्स, ये फ्रीक्वेंसी है। तो 5 4 9 3 12 से डिवाइड करके ये निकल गया इनका अर्थमेटिक मीन। और हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, तो दिस शुड बी मोर देन x/3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, y/4 4 टाइम्स, z/5 5 टाइम्स, एंड मेक द 12th रूट ऑफ। ज्योमेट्रिकल मीन निकालने का तरीका आप जानते हैं कि जितने टर्म है सबको मल्टीप्लाई कीजिए, और जितने टर्म है उतने नंबर का रूट निकालेंगे आप। यहाँ 12 टर्म माने जाएंगे, क्योंकि x/3 को 3 बार, y/4 को 4 बार, z/5 को 5 बार लिया है। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखें, ये बन गई है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 12 इज मोर देन 12th रूट ऑफ x/3 क्यूब, y/4 टू द पावर 4 एंड z/5 टू द पावर 5, ठीक है ना। और अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 ही दी हुई है, गौर करें,
क्योंकि इसकी वैल्यू 12 दे रखी है तो मैं इसकी जगह 12 लगा देता हूँ। 12/12 1 होता है और एक खूबसूरत एक्सप्रेशन आपके सामने कि 1 इससे बड़ा। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर इसके 12 रूट से बड़ा है 1 तो अगर मैं दोनों तरफ 12 पावर टेक प्लेस कर लूं तो भी तो ये बड़ा ही रहेगा। यानी अब मैं इस 12th रूट के सिस्टम को हटा देता हूं, टेकिंग 12 पावर ऑन बोथ, टेकिंग 12 पावर ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आप 12 पावर लेंगे 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये सब इस 12th रूट को तोड़ के बाहर आ जाएंगे भैया। अब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया है। और एक लाइन मुझे आप और लिखने देंगे तो मैं लिखूंगा 3 का क्यूब, 4 का 4, 5 का 5 इज मोर देन x क्यूब y 4 z। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब हम am इज ग्रेटर देन gm कंडीशन लिखते हैं तो am gm से बड़ा होता है। आमतौर पर ये बात ही हमेशा सच। इक्वल साइन क्यों लगता है, बस इसकी महिमा एक बार सुन लीजिए। am gm की बराबरी केवल तब कर सकता है जब ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर सेम। यानी क्या बोलना चाहता हूँ, सिंपल भाषा में x प्लस वाई बटे 2 का वैल्यू हमेशा बड़ा आएगा रूट एक्स वाई से, ये नियम है। लेकिन बराबरी उस दिन हो जाएगी, x प्लस वाई बटे 2 बराबरी उस दिन कर लेगा रूट एक्स वाई की जब एक्स वाई की बराबर। केवल इक्वलाइजेशन ही एक तरीका है जिससे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन को छू ले। अगर 10 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं और 10 के 10 सेम है तभी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन की बराबरी करता है। अगर 10 में से एक भी डिफरेंट निकला तो फिर अर्थमेटिक मीन को मैं बधाई देता हूँ, वो जीत जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन हार। सीधा सा। तो यहाँ पर ये बन गया 3 क्यूब 4 4 5 5 इज ग्रेटर देन दिस। अब एक बार अगर मुझे इसको आप सॉल्व करने देंगे तो एक मिनट में इसको लिख लूं सही ढंग। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखें 3 3 होती है 27 और 4 पंचे 4 बार है हमारे पास, 5 बार है। 4 को एक काम करता हूँ 2 की पावर 8 लिख दे। आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो 2 पावर 4 पावर से मल्टीप्लाई होके 8। अब एक 5 और एक 2 मिलके तो 10 बनता है भैया। तो कितने जीरोस बन गए आप समझ लीजिए, 3 2 बच जाएंगे और बाकी 10 की पावर 5। क्या किया मैंने, समझ लीजिए 5 मेरे पास 5 बार था, 2 भी मेरे पास 5 बार था, मैंने 2 और 5 को 5 बार मिला के 10 बना दिया 5 बार। जो 3 2 बच गए वो अलग से लिख। अब इसको बड़ा होना चाहिए किससे, x क्यूब y 4 z। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 27 इंटू ये 8 आ जाए, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया है। थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, ये हो गया 3 का। एक बार एक काम करिए, जो 27 मैंने लिखा ना इसको भी 3 का क्यूब, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जो एक्सप्रेशन दिया था उसमें 600 का इस्तेमाल हुआ था। यस, तो अब 600 तक पहुंचने का रास्ता तो यही है कि 2 को 3 से मिलाया जाए। तो अब ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे 6 का क्यूब और बगल में है 10 की पावर 5। इसको मैं 10 की पावर 6 लिख के ना बाय 10 लिख देते। देखते जाइए बस क्या कर रहा हूँ, एक बार समझते जाइए। और अब ये 6 का क्यूब ये 10 का 6, तो 10 की 6 पावर को मैं 100 का क्यूब लिख देता हूँ। सुनते जाइए भैया, क्योंकि 10 की 6 पावर 100 का क्यूब हो जाएगा। और अब ये बन गया 600 क्यूब, 10 ऊपर जाके 0.1 बन जाएगा, तो 0.1 इंटू 600 होल। कुछ ऐसा आउटकम देखने को आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ये बन गया दिस शुड बी मोर देन x क्यूब y 4 z 5। यानी ये तय हो गया कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर आनी चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से बात, 0.1 इंटू 600 क्यूब का वैल्यू x क्यूब y 4 z 5 के से ग्रेटर या इक्वल आया है। अब जो कंडीशन दी है जरा एक बार उस पर गौर करिए। गिवन कंडीशन के अनुसार x क्यूब y 4 z 5 इसके बराबर होना, जब हमने निकाला तो ये इससे बड़ा या बराबर है, लेकिन राइटर कह रहा साहब गिवन है कि ये बराबर है। गिवन क्या, मैं लिख देता हूँ इसके नीचे, गिवन दैट अर्थमेटिक मीन 0.1 इंटू 600 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब y 4 z 5। और अभी मैंने समझाया आप लोगों को एएमजीएम वाले कंसेप्ट से कि बराबरी की गुंजाइश केवल तब बन सकती है जब ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर सेम। इससे क्या सिद्ध हो गया कि जिन लोगों के बीच में, जिन टर्म्स के बीच में अर्थमेटिक मीन किया गया था, जिनको ज्योमेट्रिकल मीन में इस्तेमाल किया गया था, वो सब आपस में बराबर। यानी क्या प्रूव हो गया, x/3 y/4 z/5 इक्वल है। फिर से सुनिए, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, ये परम सत्य है। इस सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन साथ में एक बात और समझे, अर्थमेटिक मीन आमतौर पर हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन को हरा देता है और बराबरी केवल तब करता है। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन की बराबरी केवल तब करता है जब सारे पार्टिसिपेंट सेम हो। और आज इस सवाल में ये गिवन है कि इन दोनों ने बराबरी कर ली है भैया। अर्थमेटिक मीन ने ज्योमेट्रिकल मीन की बराबरी कर ली है। तो इम्प्लाइज दैट कि x/3 y/4 और z/5 जो 3 खिलाड़ी इस सवाल में पार्टिसिपेंट बन के आए थे, ये तीनों मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। एक सूरवीर ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों की बराबरी अब मस्ट
और ये मस्ट है केवल गिवन कंडीशन के आधार पर, क्योंकि कंडीशन दी है कि ये बराबरी करे। तो ये रूल है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन की बराबरी केवल इस शर्त पे करता है कि सारे पार्टिसिपेंट बराबर हो। तो x/3 y/4 z/5 बराबर होंगे। इसको मैं लैम्डा मान लेता हूं। तो x आ गया 3 लैम्डा, y आ गया 4 लैम्डा, z आ गया 5 लैम्डा। अब x y z की वैल्यू निकल चुकी है और इनका सम हमको 12 पहले से ही पता है। तो अगर मैं x + y + z = 12 में अप्लाई करूं इस बात को, तो ये बन जाएगा बच्चों 3 लैम्डा + 4 लैम्डा + 5 लैम्डा = 12, यानी लैम्डा का वैल्यू 1 है। और लैम्डा को 1 रखते ही x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 5। अब x y z सभी हमको पता लग गए ना। अब हमसे जो पूछा वो है x³ + y³ + z। तो आपके लिए बस मैं इतना काम छोड़ रहा हूं अब थोड़ा सा कि नाउ वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³ = 3³ 4³ 5³। बस इसके क्यूब को जोड़ करके आंसर निकाल लीजिए। तो इतना में ठीक है ना। चलिए, तो 175 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते जाइए, अगला टॉपिक आ गया है, ये टॉपिक चेंज। अब 8.5 पे आते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। जो लास्ट आर्टिकल हमने थ्योरी में डिस्कस किया था स्पेशल सीरीजेस, उस पर बेस्ड क्वेश्चन उठाते हैं। 178 सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है, थोड़ा अलग सा था इसलिए उठाया, और ये 2023 की शिफ्ट अप्रैल शिफ्ट में है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। लेट an बी ए सीक्वेंस सच दैट a1 a2 a3 an सबका जो सम है वो ठीक है, मतलब समेशन आपको दिया, एक सीक्वेंस के n टर्म का समेशन दिया है। मैं लिखते भी जाता हूं, Sn की वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन नंबर 178, और Sn का वैल्यू दिया है n² + 3n / n + 1 n + 2। याद करके लाए थे, एक बार देख लीजिए। n² + 3n / n, बिल्कुल सही। इस स्क्रीन से उस स्क्रीन में चेंज करना पड़ता है, इसलिए डाटा पहले एक बार सेट कर ले माइंड में। Sn है n² + 3n / n + 1 n + 2, और एक कंडीशन दी है 28 सिग्मा k = 1 to 10 1/ak = इसके आगे क्या लिखा देखते हैं। सिग्मा k = 1 to 10 1/ak = p1 p2 p3 pm p1 p2 p3 एंड डैश 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 p, ये दिया है प्रोडक्ट pm तक है। वेयर p1 p2 pm आर द फर्स्ट m प्राइम नंबर्स। हियर p1 p2 p3 एंड pm आर फर्स्ट m प्राइम नंबर। ये जो है ये पहले m प्राइम नंबर्स हैं, पहले शुरुआत मतलब 2 से शुरू करके जो फर्स्ट m प्राइम है वो है, ठीक है। देन m = आपको बताना है आखिर ये कितने प्राइम है। सिंपल सा सवाल हो गया, हमको बताना है कि कितने प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करके ये सिग्मा 1/ak बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन। वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं। n² + 3n / n + 1 n + 2, ये देख लेते हैं एक बार, यही लिखा है हमने, बिल्कुल सही। अब देखिए Sn दिया है और एक एडिशनल कंडीशन ये दी है, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं। आपको ये बताना है m की वैल्यू कितनी होगी, जहां पर p1 p2 pm सभी प्राइम नंबर्स हैं, वो भी शुरुआत के m प्राइम, ठीक है। कैसे करेंगे सुनिए। Sn आपको दिया है, सिंपली सवाल कैसे बढ़ेगा देखो, पहले एक बार टारगेट बताता हूं। जब हम सवाल को देखते हैं तो हमारा इनिशियल वे क्या होना चाहिए पिकअप करने का सवाल को। एक सीक्वेंस है an, उसके n टर्म्स का सम आपको दे दिया है इस फॉर्मेट। अब सम का क्या आचार डालूं इस सवाल में यार, जो सवाल मुझसे पूछा है उसमें सिग्मा 1/ak की बात चल। क्लियर हो गया कि जब तक ak यानी kth टर्म मुझे नहीं पता लगेगा, मैं सवाल को आगे नहीं दौड़ा पाऊंगा। यानी मेरा टारगेट होना चाहिए किसी भी तरह में जनरल टर्म पता लगाऊं। अब मेरा टारगेट बन गया कि मैं क्वेश्चन में जनरल टर्म को पता लगाऊंगा, ठीक है। जनरल टर्म को कैसे पता लगाऊंगा, अब ये सुनिए। अच्छा उमेश भाई, जय श्री राम। अभी बस इस क्लास को पढ़ा लेते हैं, फिर जय श्री राम ही होती रहेगी आज से लेकर कल तक ना। कल इसीलिए क्लास को ऑफ करेंगे, कल क्लास नहीं रखेंगे। चलिए, तो ये आपका n² + 3n / n + 1 n + 2, ये जो टर्म दिया है ये Sn का वैल्यू है। अब सबसे पहले Sn से an तक पहुंच, कैसे पहुंचते वो तरीका बता देता हूं। अगर हमको कभी भी Sn का वैल्यू दिया हो, यानी n टर्म के सम का, तो आप ऐसे समझिए, अगर आपको n टर्म के सम का वैल्यू पता है, ये n टर्म है मान लीजिए, अगर आपको इन सबका सम पता, एक जनरल केस बताता हूं। मान लीजिए, एक आइडिया दे रहा हूं बस, उसके बाद क्वेश्चन में वापस लौट आएंगे। मान लीजिए आपके ये टर्म है an तक, आपको इन टर्म का सम पता है, सपोज मान लेते हैं पता है। अच्छा, अब आपको मान लीजिए एक टर्म कम करने के बाद ये सम भी पता है, ऐसे समझिए, माना ये भी पता है। तो क्लियर समझिए, अगर आप n टर्म के सम में से n-1 टर्म के सम को घटा देंगे ना कभी भी, तो भाई साहब इसको घटाते ही आपको सीधे सीधे nth टर्म पता लग जाएगा। तो ये मैंने जनरल टर्म निकालने का तरीका, ठीक है ना। बस nth टर्म निकालना है तो n टर्म के सम में से n-1 टर्म के सम को उड़ाना है। अब वापस सवाल पे आओ। Sn आपके सामने है। सबसे पहले आप, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें n का कोई भी नंबर आप रख, जैसे कल को आप मुझसे कहेंगे सर 10 टर्म का सम आप बता दोगे क्या इस सीक्वेंस का, बिल्कुल n की जगह 10 रख दे। 20 टर्म का सम चाहिए 20 रख दे। तो भैया जब n की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, तो मेरा मन कर रहा है कि n की जगह में n-1 रख, तो मैंने n की जगह n-1 रख दिया। तो जो n टर्म के सम का फॉर्मूला है, अगर उसमें n की जगह n-1 रख दूंगा तो ये भी क्लियर है कि n-1 टर्म का सम आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने n की जगह n-1 रख के n-1 टर्म का सम निकाल लिया, ठीक है। अब ये n-1 टर्म का सम है। सेकंड,
सेकेंड और ये n टर्म का सम है फर्स्ट। तो अब इन दोनों की हेल्प से पहले मैं पता लगा लेता हूँ nth नंबर का टर्म कौन है। रूल क्या है, n टर्म के सब में से n-1 को घटाओगे nth टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो सो nth टर्म tn इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। sn का वैल्यू आपका ऊपर लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 और sn माइनस 1 का वैल्यू है n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन n इंटू n प्लस। ये मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दिया तो यहाँ 1 से 1 कट गया और 2 से 1 घटा के बन गया। अब सबसे पहले मेरा टारगेट यही है कि मुझे ये tn पता लग जाए। थोड़ा मैं एलसीएम लूंगा, आप लोग ध्यान से देखते रहे, बस 1-2 मिनट दीजिए मुझे। और जो मेरे से तेज करता हूँ मुझसे पहले करके बताए। n+1 n+2 n को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ बच्चों की स्पीड बहुत बढ़िया होती है। और n+2 इस डिपार्टमेंट में एलसीएम लेना आप जानते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3। मैंने क्या क्या काम कर दिया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पर n+1 n+2 हट के ये जो n था ये न्यूमरेटर पे आ गया और इधर n+1 कट के जो n+2 था वो न्यूमरेटर पे आ गया। लगे हाँ तो मैंने इस ब्रैकेट को भी ओपन कर। अब इतना काम करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो जो nth टर्म था बच्चों इस सीक्वेंस का वो आ गया n³ प्लस 3n स्क्वायर माइनस n+2 और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2। n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 सॉल्व करके लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय n+1 n+2। देखते जाइए तो tn बन गया n³ प्लस 3n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर n³ प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस डिवाइडेड बाय n+1 n+। ठीक है, अब इससे सॉल्व करते हैं थोड़ा और। तो tn बराबर आ गया n³ प्लस 3n स्क्वायर माइनस n³ माइनस 3n स्क्वायर, ये तो पहले ही कट गए हैं, और प्लस 4 डिवाइडेड बाय n+1 n+2। ये सॉल्व करने के स्टेप हैं, ये आप अपने हिसाब से करें, बाकी ये टर्म कटने के बाद tn आपको मिला। अब देखिए जिसको मैं tn कह रहा हूँ उसको किताब वाला an कह रहा, तो मैं उसी की भाषा में an लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ है उसमें मैं nth टर्म को tn कहता हूँ, इन्होंने an कहा। ठीक है, ये ak शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर देखें ak कह रहे हैं ना, तो हमने ये an निकाल लिया। अब an जैसा है उसी हिसाब से ak भी ak की लैंग्वेज में लिखता हूँ, ये लो। सो ak बराबर हो जाएगा 4/k k+1 k+2, ऐसा बन गया। अब जो सिग्मा दिया है उसमें ak यूज नहीं हुआ है, गौर करें। इस सिग्मा में कहाँ गया सवाल, ये 1/ak यूज हुआ। ये सवाल तभी आसपास के सवालों में सबसे टेढ़ा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको पिक किया, क्योंकि एक अच्छा डिस्कशन मिल जाता है टेढ़े सवाल में। अब 1/ak है तो फिर पलटा लेते हैं। अब पलटा के क्या बन जाएगा, देखो ak ये है तो इससे 1/ak भी बना लेता हूँ भैया। 1/ak बराबर k+1 k+2/4, ऐसा बन। और अब आपसे बोला इसका सिग्मा करिए 10 टर्म तक। सो 28 सिग्मा k बराबर 1 to 10 1/ak इक्वल टू क्या होगा हमको ये बताना, ठीक है ना। अब एक बार और देख लीजिए, अंतिम बार आपको जो सवाल दिया है वो ये है कि 28 टाइम्स सिग्मा के बराबर 1 to 10 1/ak का वैल्यू इसके बराबर है। किसके बराबर है वो मैं निकाल, लेकिन फिलहाल मेरा टारगेट है कि इसको निकालना है मुझे। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 28 1/ak का वैल्यू ये आ चुका है, तो ये हो जाएगा सिग्मा k बराबर 1 to 10 k+1 k+2 अपॉन, और अब 28/4 7 होता है तो 7 सिग्मा k बराबर 1 to 10 k+1 k+2, ऐसा बन। ये बन गया आपका केस। और अब बस मुझे 1 मिनट और दीजिए, आप लोग इसको मैं पूरा ही फाइनल कर दूं। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा k² प्लस 3k प्लस 2, और बाहर एक के और मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये सब बताना आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा मुझे, ये सब आपको आता है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिएगा k+1 k+2 को, तो k² प्लस 3k प्लस 2 आ जाएगा, फिर बाहर वाला k डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ऐसा। और अब सिग्मा के फॉर्मूले बच्चों, सिग्मा k बराबर 1 to 10 k³, अगले में 3 बाहर ले लो, क्योंकि सिग्मा में 3 नंबर का कोई काम नहीं है, k², और लास्ट वाले में 2 को सिग्मा से बाहर ले लो 1 to 10 k। बस समाचार समाप्त हुए और अब सवाल खत्म होने की स्टेज पे आ गया है। जब आप सिग्मा k³ करेंगे, फॉर्मूला रटा है, अब जिन्हें फॉर्मूला नहीं रटा उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन सिग्मा n³ का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ये होता है k+1/2 होल स्क्वायर। अभी k की जगह 10 लगाना बाकी। क्यों 10 लगाएंगे, क्योंकि समेशन 10 तक कर, 1 से 10 तक कर। आपको पता है k की जगह वो लगाया जाता है जितने टर्म तक सम कर। दूसरा बन जाएगा 3 टाइम्स 1/6 k+1 2k+1, ये भी फॉर्मूला है बच्चों। और तीसरा बन जाएगा सिग्मा k into k+1/2, सब फॉर्मूले ही फॉर्मूले। और अब इसको आगे बढ़ा के आ जाएगा 7 k की जगह 10 into 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 into 10 into 11 into 21, यहाँ 2 से 2 कट गया 10 into 11, ये ठीक है ना।
और अब आगे बढ़ा के बन जाएगा 555 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा भैया 11 पंचे 55 इंटू 21 और ये बन जाएगा 10 इंटू 11। क्या बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, मजा आ गया। और अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करने का मन तो नहीं कर रहा, इन दोनों से 55 कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट में आ गया 55 प्लस 21 और बगल में है 10 इंटू 11, 110 लिख लो, 110 है। और अब ये बन गया 55 इंटू 76 प्लस 55 इंटू 2 कह लो 110। 55 को फिर कॉमन ले लेते हैं, जितना सिंप्लीफाई, और 76 और 2 जोड़ के आ गया 78। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये बोला था कि जब आप इस समेशन को सॉल्व करेंगे, कहां गया सवाल, हाँ, तो इस समेशन का वैल्यू P1 P2 P3 Pm से दिया जाना चाहिए, जहां पर P1 P2 P3 प्राइम नंबर है, फर्स्ट M प्राइम नंबर। तो आइए इसको तोड़ते हैं, इसके प्राइम प्राइम बनाते हैं टुकड़े। तो जब सारे प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 7, ये बन जाएगा 11 इंटू 5, ये बन जाएगा 13 इंटू 2 इंटू, क्योंकि 13 6 जा 78 होता है। तो अगर इनको ऑर्डरली जमाऊं तो ये 2 3 5 7 11 और 30। वाकई बिल्कुल सही लिखा था, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 के बाद 3 आता है, 4 नहीं होगा, 5 आता है, फिर 7 9 तो नहीं होता, 11 और 13 आता। तो कुल मिला के 6 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, इसीलिए m का वैल्यू यही पूछा था सवाल में कि कितने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आप इस सिग्मा समेशन को दे। ठीक है, तो इस तरह से एक खूबसूरत सवाल था, कंप्लीट हुआ। इसका आंसर 6 आना चाहिए, यानी बी को सही चॉइस माना जाना चाहिए। आगे बढ़िए। 179 थोड़ा अलग प्रकार का सीक्वेंस है, इसलिए एक ऐसा सवाल पिक करना भी जरूरी था डिस्कशन में। एक बार पढ़ लें अच्छे से सवाल को। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज, एक सीरीज है, इसके 10 टर्म का सम निकालना है। सीरीज क्या है वो लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 179, सीरीज है 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस, आगे देखते हैं, 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 1 अपॉन, नहीं 1 अपॉन है 2 अपॉन है, 2 अपॉन, सॉरी ऊपर भी 1 नहीं 2, 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4। देन 3 है, सीधे 4 है, 3 भी है भैया, ये तो सभी को लेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस डैश डैश डैश, इसको जोड़ना है कहां तक, द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस, 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 4, 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 4, 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 4 एंड द सम अप टू 10 टर्म्स, इसके 10 टर्म्स का सम निकाल। ठीक है ना। अब क्या देखिए, मिसलेनियस सीरीज में है, सबसे पहले सीरीज को समझना पड़ेगा कैसी है सीरीज। जय श्री राम सौरभ सिंह जी। चलिए, तो पहला टर्म है 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 4, दूसरा 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 4, 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 4, 10 टर्म्स तक इसका सम निकल। अब कैसे इसका सम निकलेगा समझिए। जो सीरीज आपको दी है, दो तरीके हैं। एक तरीका जो बहुत गंदा सा दिमाग में आता है कि कई बच्चे सीधे जुड़ जाएंगे, कहेंगे सीधे सॉल्व ही कर लेता हूँ, 10 टर्म तक, 10 ही तो है। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस हिसाब से सीक्वेंस चल रहा है, थोड़ी देर में 1 प्लस 9 स्क्वायर 9 4, 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 4 जैसे टर्म भी आएंगे, और फिर उनका डिनोमिनेटर में होना, मतलब एलसीएम एलसीएम लेके सर। तो कॉमन सी बात है, ऐसा बिल्कुल फिजूल सा मेथड बिल्कुल माइंड में नहीं आना चाहिए किसी भी स्टूडेंट। क्या हो, चलो पेन उठाऊं और सीधे जैसे बच्चे करते हैं वैसे सॉल्व कर डालूं, वो तो एम ही नहीं है भाई। जिस परीक्षा में आप बैठे उसका एम ये थोड़ी होगा कि आप इसको जोड़ करके दिखाएं टीचर को। तो हमें सबसे पहले ये जज करना है कि जो ये मिसलेनियस सीक्वेंस दिया है, ये जो स्पेशल केस दिया है, इसका जनरल टर्म क्या है। पैटर्न बता रहा हूँ, इसी सवाल के लिए नहीं बता रहा हूँ, कोई भी सवाल जो इस लेवल पे पूछा जाएगा उसका जनरल टर्म निकालना ही इस सवाल को शुरुआत करने का पहला स्टेप होना चाहिए। तो भैया इसका जो जनरल टर्म होगा, rth नंबर के टर्म को जनरल मान लेते हैं, तो इसका जो rth टर्म होगा वो क्या होगा, देखिए वो होगा r अपॉन क्यों बोला समझ लीजिए ना, पहला 1 है, दूसरा 2, फिर 3, तो r नंबर पे r ही तो आएगा ना, और नीचे होगा 1 तो आएगा ही आएगा, 1 के स्क्वायर के बाद 2 का स्क्वायर आया, फिर 3 का स्क्वायर आया तो अब r का स्क्वायर आएगा, और 1 4 2 4 3 4 तो अब r ये। तो सबसे पहले हमने इस सीक्वेंस के नेचर के, इसके चलने के पैटर्न को पकड़ा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर को देख के r स्क्वायर डिसाइड किया, और फिर हमने 1 4 2 4 3 4 को देख के r4 डिसाइड। बाकी 1 1 1 सब में था, तो हमने कहा चलो हम भी लिख देते। न्यूमरेटर में 1 2 3 था, तो उसी पैटर्न में r टर्म पे r आ गया। ठीक है ना। तो ये हमने इसका जनरल टर्म लिख दिया। ठीक, अब जनरल टर्म लिख करके ऐसा कोई भी सवाल जब कभी आता है, इसका एक ही था, यह सवाल इंटरनल कैंसिलेशन पर आधारित होता है। मैं लिख देता हूं, बेस्ड ऑन इंटरनल कैंसिलेशन ऑफ टर्म। कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं आपको कि ऐसा कोई भी सवाल इंटरनल टर्म्स के कैंसिलेशन पर आधारित, और वो तभी हो पाएगा भैया जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इसके टुकड़े जब करोगे। तो एक चीज जो मुझे याद है, मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूं, ये जो टर्म 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 आप देखते हो ना, ये बड़ा स्पेसिफिक। इसमें क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो याद ही किया हुआ है। आर स्क्वायर प्लस 1
प्लस आर और आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, मतलब एक टर्म है आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, एक टर्म है आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला थीम लग गया। और अब इसको ओपन करिए तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर, यानी R4 प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर। एग्जैक्टली देखिए वही आ गया जो आपको चाहिए। तो आज के आप याद कर लीजिए इसको, क्योंकि कॉमन टर्म है, बहुत कई सवालों में लगता है। तो इसको याद कर लीजिए कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 जो होता है वो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर और आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का प्रोडक्ट। ये बात जानकारी मिल जाने से हम अब इस सवाल को क्या लिख पाएंगे, देखिए टी आर को मैं लिख पाऊंगा आर अपॉन ये जो नीचे है, अब मैं इसको दो टुकड़ों में लिख दूंगा तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। लिखते समय मैंने ऑर्डर में लिख दिया, इसे आगे लिख दिया इसे पीछे, ताकि वो डिक्रीजिंग पावर्स में जमे। और दूसरा बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ऐसा बन गया। और अब मैं क्या करूंगा देखिए, क्योंकि अभी पार्शियल फ्रैक्शन तो पढ़ा नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन के आसपास उस चैप्टर में अटैच करके पढ़ाएंगे। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन एक अलग यूनिट होती थी जब हम लोग इंटर में पढ़ते थे, लेकिन अब वो डिलीट करते करते सब उड़ा दिया, तो केवल इंटीग्रेशन के चैप्टर में अटैच है। वहीं पर पार्शियल फ्रैक्शन के सारे केस डिटेल होगा उस यूनिट में। तो अभी फिलहाल बिना पार्शियल फ्रैक्शन के केवल अटैचमेंट, दिमाग में जोर डाल के कैसे किया जाएगा वो सुनिए। जो डिनोमिनेटर के दोनों टर्म गौर से इनको देख लीजिए। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो आर बढ़ जाएंगे, ऐड करने की बात कर रहा हूं सुनिएगा, और आर स्क्वायर और 1 ऐड हो जाएंगे, है ना। और अगर मैं इनको माइनस कर दूं भैया तो आर स्क्वायर और 1 कट जाएंगे, आर ऐड हो जाएंगे। फिर से मैं अपनी बात बोलता हूं, समझिएगा। ये तरीका पार्शियल फ्रैक्शन के बिना सवाल को करने, ठीक है ना। चलिए, तो अब आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, आपने इन दोनों को ऐड किया। अगर आप ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या क्या बनता है एक बार मैं दिखाता हूं, उसको देखिए। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, इसमें आपने ऐड किया आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, और एक बार आप इसमें सब्ट्रैक्ट करिए इसको। मैंने क्या क्या किया सुनिए, मैंने एक बार डिनोमिनेटर के दोनों टर्म ऐड किए, एक बार सब्ट्रैक्ट किए। आम के आम मिलेंगे, गुठलियों के भी दाम मिलेंगे। कैसे? जब ऐड किया है तो ऐड करने में भैया ये कट गया। हालांकि आज इसकी जरूरत नहीं है, आज हमारा न्यूमरेटर केवल आर है, तो अभी मैं फिलहाल कोशिश करूंगा आर लाने की, है ना। तो ऐड करने में मेरे को सक्सेस नहीं मिली। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो भैया आर स्क्वायर भी कटता, 1 भी कटता, आर और आर 2r, समझ रहे ना। तो ये दो टर्म इतने खास हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन की डिटेल नॉलेज हुए बिना भी, जब पार्शियल फ्रैक्शन सीख जाएंगे तब तो खैर सीख जाएंगे, लेकिन बिना पार्शियल फ्रैक्शन के अरेंजमेंट का तरीका भी एक तरीका है कि आपने गौर किया, आपने कहा यार अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 2r मिल सकता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड कर लीजिए, मिल गया आपको 2r। और अब आप इस 2r को जो लिखेंगे ना, बस सवाल वही खत्म हो जाए। 2r को आप लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर। जो लिखा है मैंने, एक बार आप उसको सॉल्व करके मन में देख लीजिए, वो 2r ही है। और ये बात हम पहले ही पता लगा चुके थे कि अगर मैं इनमें से इसको घटाऊंगा तो ये 2r आएगा। तो न्यूमरेटर के 2r को तो हमने ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या, वो सुनिए। ऐसे लिखने का फायदा है कि अब मैं इसमें बढ़िया एक जोड़ी जूते का नियम लगा, ये लेफ्ट पांव का और ये राइट, दो टुकड़ों में इसको बांटने दीजिए मुझे, और अगली लाइन में मैं इसके टुकड़े आपको दिखाता हूँ। 1/2 बाहर पड़ा रहेगा। पहला टुकड़ा बनेगा ऐसे उठा के, तो ये टर्म इससे कट के ये वाला बचेगा, 1/r स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, और माइनस के बाद जब ये वाला इससे कटेगा तो ये वाला बच जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस आर। ये आगे ना टीआर आने के बाद की कहानी अब सुनिए। बस टीआर आ गया तो सवाल समझ एंड पे चल रहा है। अब मैं वापस लौटता हूँ। क्वेश्चन में मुझसे कहा गया था 10 टर्म तक का सम निकालिए। मैंने बहुत जद्दोजहद करके ये पता लगा लिया कि इस सीक्वेंस का आरथ टर्म कौन सा है, ठीक है। अब आरथ टर्म पता लग गया तो भैया आर की जगह 1 लगा के मैं फर्स्ट टर्म को लिख देता हूँ। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 आएगा। और इसमें आर की जगह 1 लगाऊंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। यह आया आपका पहला टर्म, T1 आ गया। अब T1 के बाद दूसरा टर्म निकालते हैं। शिवम कुमार जी का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो T1 ही आ गया। अब T2 की बात करते हैं। T2 है 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 यानी 1/3, और यहाँ पर बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 7, ठीक है। अब 3 निकालते हैं। T3 आ जाएगा 1/2, 3 लगा के 3 3 9 3 6 1/7 माइनस 3 3 9 3 12 और 1 13। गौर करते रहिए, देखिए ऐसे टर्म आते जा रहे हैं। और अंत में इसी पैटर्न में 10 टर्म तक जोड़ना है तो एक बार डायरेक्ट 10 लगाइए। तो 10 लगा के आएगा 10 10 100 माइनस 10 90 91 1/91 माइनस यहाँ आ जाएगा 111, नहीं 100 10 110 111। एक बार फिर देख लेता हूँ गलत तो नहीं लिखा, हाँ यही होगा। अब ये सारे टर्म देखे लिख, है ना। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो टर्म, अब जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं सर कैसी बात करें आपने, ये क्या कर दिया, पहला टर्म तो ये था और आप कह रहे हो पहला टर्म ये है, तो भैया वही है, उसी को मैंने अरेंज करके ऐसे लिखा। जो पहला टर्म ये था, अगर आप गौर से देखें तो ये कितना था 1/3
3। और अब आप इसको जरा प्यार से देखिए, ये भी 1/3 हो जाएगा। जैसे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/3। जो दूसरा टर्म अभी आपको ऐसी डिजाइन में दिख रहा था ना, ये कितना था, 2/21 था, 2/21। आप एक बार इसको सॉल्व करिएगा, ये भी 2/21 ही आए। हमने कुछ नहीं किया, हमने उन्हीं टर्म्स को इस अरेंजमेंट में बदल के लिखा ताकि कैंसिलेशन का लॉ लगा सकूं। लॉ का नाम मैंने क्या रखा, अभी अभी नामकरण किया है मैंने, बेस्ड ऑन इंटरनल कैंसिलेशन ऑफ टर्म। ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं, पहले ही बता दे रहा हूं, फिर मतलब किताबों में ढूंढ रहे हैं इंटरनल कैंसिलेशन क्या हो, खाली नाम रख दिया। इसका मतलब है कि ऐसी मेथड जिसमें किसी टर्म को इस तरह से अरेंज कर दिया जाए कि जब आप उनका एडिशन निकालें तो कुछ टर्म बीच में ही कैंसिल हो जाए। ये बन गया टर्म। अब कैंसिलेशन देखिए कैसे होगा। ये मैंने उठाई तलवार, ये कटेगा इससे, ये इससे, ये इससे, और ऐसे सारे टर्म कटते जाए। यानी जैसे ही आप इनके समेशन की बात करेंगे S10, तो उसमें केवल एक पहला टर्म बचेगा 1/1 और एक लास्ट बचेगा 1/111, 1/1 माइनस 1/11, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 111 और ये 11, यानी ये आ गया आपका कितना, 110 ही आएगा ना ऊपर, देख लो भैया, और ये आ जाएगा आपका 55/111, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ऑप्शंस में आप लोग देख लीजिएगा वैसे तो दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, ये तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो मिसलेनियस सीरीज का फंडा ही निराला होता है, इसमें कोई भी कंसेप्ट लग, आधा टेढ़ा कैसे भी लग। पार्शियल फ्रैक्शन एक बहुत अच्छे टूल का काम करता है। अगर आप हर सवाल में दिए हुए आरथ टर्म को तोड़ सकते हैं 2 पार्ट, कभी कभी 3 पार्ट में भी टूट, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जैसा सवाल उस हिसाब से उसकी ब्रेक। ठीक है ना, तो ये 179 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए 181, एक और सवाल है इसी तरीके का, इसको भी उठाते हैं। देख लीजिए आप पहले, एक सिग्मा समेशन है 1 से 21 तक और है 3/4n - 1 4n + 3। मैं ले जा रहा हूँ सवाल को 181 को, यहाँ पर अपनी स्क्रीन दे रहा हूँ आपको। 181 में सवाल है सिग्मा 21 तक 1 से लेकर, और क्वेश्चन है 3/4n - 1 4n +। एक बार बस सवाल यहाँ लिख लूं, उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे। एक बार फाइनल देख लीजिए क्वेश्चन को, ये हाईलाइटेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ। 181 क्वेश्चन 2022 की शिफ्ट में, अभी पिछले साल 2 साल पहले इसको पूछा गया था, जुलाई के टाइम पे 2022 में जो मेंस की परीक्षा हुई थी उसमें ये सवाल आया था। सम निकालना था n = 1 से लेकर 21 तक, और आपका क्वेश्चन था 3/4n - 1 4n, फाइंड दिस सम। ठीक, तो कैसे इस सम को फाइंड करेंगे, देखिए सिग्मा n = 1 से लेकर 21 तक और 3 इतना है। फिर वही बात, इंटरनल कैंसिलेशन लॉ। क्या है इंटरनल कैंसिलेशन, कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ो और इतने अंदाज में तोड़ो कि बस मजा आ जाए। एडिशन सब्ट्रैक्शन की महिमा को देखो, फिर वही देखूंगा, एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को भी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं डिनोमिनेटर के टर्म को, तो मुझे क्या मिला, कुछ नहीं, 4n मिलके 8n हो गए, नो प्रॉफिट नो यूज। और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करके देख, तो 4n + 3, बड़े को पहले लिख देता हूं भाई, सभ्यता कहती है जो बड़ा है उसका नाम पहले आए, और -4n + 1 घटा रहा हूं, तो जो 4n - 1 है वो इस तरह से आ जाएगा। एक काम करता हूँ, ऐड करते वक्त भी सीधा लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे जब जैसा मन करता है वैसा लिख देते हैं। एडिशन में इन दोनों को जोड़ा तो कुछ नहीं मिला, सब्ट्रैक्शन में 4n से 4n कट के 4 मिल गया, और नंबर मिलना कितना प्रॉफिटेबल होता है आप जान, बस एक पल में समझ में आ गया क्या हो। आपको सिग्मा निकालना है n = 1 से 21 तक, सिंपल सा सवाल है। आपको इस सीक्वेंस के 21 टर्म जोड़ने, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये उस सीक्वेंस का nth टर्म। लीजिए यहीं से शुरू करता हूँ। tn दिया है 3/4n - 1 4n + 3, ये सीक्वेंस का nth, और आपको इसके 21 टर्म ऐड कर। अब 21 टर्म ऐड करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये स्पेशल सीरीज के उस फॉर्मेट में जाए जिसमें मिडिल टर्म कैंसिलेशन लॉ हम लगा सके, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन तोड़िए आप, और उसके लिए आपको न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से रिश्ता पता होना चाहिए। रिश्ता पता करने का तरीका बता दिया, सब्ट्रैक्शन हमारी हेल्प करेगा। और कैसे मैं अगली लाइन में इसको जमाऊंगा, आप देखिए 3 को बाहर कर दे रहा हूं। अब ये बन गया 1/4n - 1 4n + 3। देखते जाइए वैसे सिस्टम। अब न्यूमरेटर में आपने कहा साहब मुझे 4 चाहिए, तो लीजिए ना मेरी तरफ से 4 लिख देता हूं मैं, ये लीजिए, ये 4। अब मैथ्स में अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, तो जितना 4 आपने अंदर लिया उतना ही 4 आप बाहर भी ले लीजिए, हिसाब बराबर। यानी आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की सवाल के साथ, जो मल्टीप्लाई किया वही आपने डिवाइड भी कर दिया। ठीक, अब 3/4 बाहर है, जो 4 ऊपर लिखा है, अब मैं इस खेल को खेलूंगा भैया, उस 4 को मैं इस तरीके से लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, गौर करिए, 4n + 3 - 4n, क्योंकि पहले ही हम अनुमान लगा चुके हैं कि अगर हम ऐसा लिख देंगे इसको तो ये उस फॉर्मेट में जब। ठीक है, और अब एक जोड़ी जूते का नियम भैया हमेशा है ना, तो 2 टुकड़ों में जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, tn = 3/4, एक बन जाएगा 4n + 3/4n - 1 4n + 3, पहला टुकड़ा, और दूसरा बन जाएगा 4n - 1/4n - 1 4n +, ये देखिए दूसरा। और अब बड़े आराम से ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और tn बराबर आ गया आपका 3/4, 1/4n - 1 1/, बढ़िया, आनंद आ गया, टुकड़े हो गए इसके। और अब इसमें n की जगह 1 लगाइए, तो t1 बराबर आ जाएगा 3/4, 1/,
3 माइनस 1/7। मैंने n की जगह 1 लगाया, बच्चों ध्यान देते रहना है। जब मैं 2 लगाऊंगा n की जगह तो ये बन जाएगा 2 चक्को 8 में से 1 कम 7 और ये 2 चक्को 8 3 11। देखते जाइए भैया। T3 लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 3 चक्को 12 में से 1 कम 11 और ये आ जाएगा 15। और ऐसे ही पता नहीं मैं कितनी वैल्यू लगाता जाऊंगा। लास्ट में मैं T21 ढूंढ तो वो आ जाएगा T21 में 21 4 जा 84 में से 1 कम 83 और ये बनेगा 21 चक्को 84 और 3 87। ऐसा ठीक है ना। सारे टर्म निकाल लिए। अब फिर वही बच्चा सोचेगा T1 तो इतना गंदा निकाल दिया सर ने, जबकि T1 तो बहुत ही सुंदर था लेकिन जिस लुक में था वो फॉर्मूले में। यानी कि अगर आप इसमें n की जगह 1 रखते हैं तो जो वैल्यू आएगी, और अगर आप इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी मतलब इसकी वैल्यू सेम। ऐसे आप इसमें n की जगह 2 रखेंगे तो वही आएगा जो यहाँ T2 आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने उसी फॉर्मेट को बदल के मिडिल टर्म कैंसिलेशन वे में जाऊं। ठीक है ना। और अब देखिए ऐसा करने के बाद अब मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊंगा। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा भैया। तो ये जो 21 टर्म का सम जो हमसे मांगा गया था इस सवाल में वो कितना आ जाएगा, देखिए वो आ जाएगा फिर से पेन तलवार बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ये गया ये गया ये गया ये गया, ये देखिए ऐसे चलता रहेगा पेन, सारे टर्म कटते रहेंगे, अंत में ये भी उड़ जाएगा और आपके पास बचेगा 3/4 ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि वो कॉमन है सब में। एक 1/3 बच गया है सबसे पहला वाला और एक 1/87 विथ माइनस साइन बच गया है लास्ट। ठीक है ना। और सॉल्व करके आप इसको निकाल लीजिए। 87 3 से 29 यहाँ 87 होता है जहां तक मेरा ख्याल है। ये आ गया 3 × 28 अपॉन 4 × 87। ये 7 टाइम्स कट गया। इट इज 21 अपॉन 87। 3 से और कटने जैसा चांस लग रहा है। 7/29 अब नहीं कटेगा। तो 7/29 अगर इसके आंसर्स में से है तो उसको हम करेक्ट आंसर मान सकते हैं। देखिए 7/29 है, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। ये आपका स्पेशल सीरीजेस के क्वेश्चंस है। ठीक है ना। इस तरह से नहीं। ठीक है, चलिए अभी और भी हैं क्वेश्चंस। एक क्लास मुझे लगता है और मैं लूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज पे, क्योंकि एक कैटेगरी और है कुछ क्वेश्चंस की, उस पर मैं इसको एंड करूंगा। तो बस समझ लीजिए अब सीक्वेंस एंड सीरीज एक क्लास में एंड हो जाएगा और हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल जितना बता दिया उतना रिवाइज कीजिए और इस प्रोसेस को अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। कल क्लास नहीं हो पाएगी जहां तक मेरा ख्याल है। परसों इसका अगला लेक्चर जो एंड कर देगा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को हम वो करेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन परसों। बाय।